सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक चीनी बुढ़िया के घर में पानी के लिए 2 मटके थे जिन्हें वो रोज़ाना एक लकड़ी पर बांधकर अपने कंधे पर रखती और फिर नहर से पानी भरकर घर लाती। अच्छा, उन 2 मटकों में से एक मटका बिल्कुल ठीक था लेकिन दूसरा टूटा हुआ था, कुछ हिस्सा उसका टूटा हुआ था। अब होता क्या था कि हर बार ऐसा होता कि जब वो बुढ़िया नहर से पानी लेकर घर पहुंचती तो टूटे हुए मटके का जो आधा पानी है, चूँकि वो टूटा हुआ था तो आधा पानी रास्ते में बह चुका होता, जबकि दूसरा मटका सही तरीके से सही हालत में घर पहुंचता और पूरा पानी उसमें होता। अच्छा, साबित मटका अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमईन था और टूटा हुआ जो मटका था ना, वो बिल्कुल समझ लें कि बड़ा मायूस था। हत्ता कि वो अपनी ज़ात से भी नफ़रत करने लगा था कि आखिर क्यों वो अपने फ़राइज़ को इस अंदाज में पूरा नहीं कर पाता जिसकी उससे उम्मीद की जाती है। अच्छा, फिर मुसलसल 2 साल तक नाकामी की कह लें कि तल्ख और कड़वाहट लिए टूटे हुए घड़े ने एक दिन उस औरत से कहा कि मैं अपनी इस माजूरी की वजह से बहुत शर्मिंदा हूँ कि जो पानी आप इतनी मुशक्क़त से भरकर इतनी दूर से लाती हैं उसमें से काफ़ी सारा सिर्फ मेरे टूटे होने की वजह से घर पहुँचते पहुँचते रास्ते में ही गिर जाता है, बह जाता है। अच्छा, घड़े की बात सुनकर वो खातून मुस्कुराई और कहने लगी कि क्या तुमने इन सालों में ये नहीं देखा कि मैं जिस तरफ से तुमको उठा कर लाती हूँ उधर तो फूलों के पौधे पौधे और जबकि दूसरी तरफ कुछ भी नहीं उगा हुआ। मुझे इस पानी का पूरा पता है जो तुम्हारे टूटने की वजह से गिरता है, बहता है। जितना पानी बहा है इन 2 सालों में मुझे बिल्कुल पता है और इसीलिए मैंने नहर से लेकर अपने घर तक के रास्ते में फूलों के बीज बो दिए थे ताकि मेरे घर आने तक वो रोज़ाना इस पानी से सैराब होते रहा करें। इन 2 सालों में मैंने कई बार उन फूलों से खूबसूरत गुलदस्ते बनाकर अपने घर को सजाया और महकाया, यानी तुम तो मेरे इतने काम आए हो। अगर तुम मेरे पास ना होते तो मैं इस बहार को देख ही ना पाती जो तुम्हारी वजह से मुझे नज़र आई है। अब इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? एक है कि कोई भी ऐसा शख्स या चीज़ नहीं है जिसमें कोई खामी ना हो। हम में से हर शख्स में कोई ना कोई खामी होती है, किसी में किसी तरह की होगी, किसी में किसी तरह की होगी, लेकिन खामी होगी ज़रूर, कोई परफेक्ट नहीं होगा। अब कोई ना कोई कमी, लेकिन हमारी जो खामियां हैं ना, माजूरियाँ, ये एक दूसरे के लिए अजीब कह लें और एक अलग सी तासीर रखती हैं और हम पर वाजिब है कि हम एक दूसरे को उनकी खामियों के साथ एक्सेप्ट करें, कबूल करें। हमें एक दूसरे की उन खूबियों को मेरे ख्याल से देखना चाहिए, उन खूबियों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए, बल्कि उनको उजागर करना है जो लोग अपनी खामियों और माजूरियों के बोझ में दब कर नहीं दिखा पाते हैं। वो खूबियाँ जो नहीं दिखा पाते हैं, हम सब में कोई ना कोई ऐब है, कोई ना कोई कमी है, फिर क्यों ना हम अपने उन ऐबों के साथ एक दूसरे के ऐबों को भी, खामियों को और साथ खूबियों को मिलाकर अपनी अपनी ज़िंदगियों से भरपूर लुत्फ़ उठाएं। ऐसा हम क्यों नहीं करते? हमें एक दूसरे को उसी तरह कबूल करना है ना कि हमारी खूबियाँ हमारी खामियों पर पर्दा डाल रही हों, लेकिन हम देखते हैं जी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम एक दूसरे की जो खूबियाँ हैं उनको जानते हुए भी, हमें पता है इसमें खूबी है, लेकिन हम खामोश रहते हैं और दूसरों की तारीफ़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे अंदर का एक तो हसद होता है, दूसरा कमज़रफ़ी कहना है कि कमज़र्फ़ बंदा किसी की तारीफ़ नहीं करेगा ना, और हासिद किसी की तारीफ़ नहीं करेगा। आपके अंदर जो हसद होगा या आपकी कमज़रफ़ी होगी आपको रोकेगी किसी की तारीफ़ करने से। मुआशरे में दूसरों की खामियों को हाईलाइट करना, हाँ, ये अलबत्ता हमारा पसंदीदा बड़ा फेवरेट मशगल है। सियासत की अगर मैं बात करूँ, और सियासत करने का तो बुनियादी उसूल अफसोस के साथ कहूँगी, अफसोस के साथ यही बन चुका है पॉइंट स्कोरिंग जिसको कहा जाता है, यानी एक दूसरे पर इल्ज़ामों की बुछाड़ कर दें, सोचे समझे बगैर जो दिल चाहता है बोलते चले जाएं, इल्ज़ाम तराशी करें और वोट हासिल करें, एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ाम की बुछाड़ करें और ख़ुद को साफ करें, दूसरे को गंदा करें। ये रिवाज है, शुरू से चलता आ रहा है। हमारे जो सियासी रहबर हैं एक दूसरे को कह लें कि नीचा दिखाने के लिए ना कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, बल्कि हर वक्त उस मौके की ये तलाश में रहते हैं जहाँ ये अपने मुखालिफिन को दबा सकें, गंदा कर सकें, उस पर कीचड़ फेंक सकें। अच्छा, जो मैंने कहानी अभी आपको सुनाई थी उसमें दूसरों की खूबियों को तलाश करने की नसीहत की गई है, लेकिन सियासत में तो एक दूसरे की जो खूबियाँ हैं वो भी खामियाँ बना दी जाती हैं। ऐसा ही है, यानी हर वक्त मनफी सियासत का रुझान चल रहा होता है। हमारे रहबर दूसरों के मंसूबों पर अपने नाम की तख्ती लगाकर खुद से मंसूब कर लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? यानी अवाम की आंखों में सीधा सीधा
धूल झोंकने की कोशिश करते हैं और अवाम इसी ब्लेम गेम की सियासत को देखकर परेशानी का शिकार है कि आखिर कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। अब आजकल सियासी हलकों में एक दूसरे पर करप्शन के इल्ज़ामात की बाज़गर सुनाई दे रही है, यानी एक दूसरे से बेगुनाही के सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं। कोई एक इल्ज़ाम लगाता है तो फिर जवाबी तौर पे दूसरा इल्ज़ाम तैयार होता है, जिस पर इल्ज़ाम लग रहा होता है ना वो भी धमकाता हुआ नज़र आ रहा होता है कि जी उसके पास भी इल्ज़ाम लगाने के वाले के खिलाफ ना बड़े बड़े सबूत मौजूद हैं, तो मुझे छेड़ना ना, सबूत ले आऊँगा सामने। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर सबूत मौजूद होते हैं, बड़े सबूत मौजूद हैं, तो पेश कर देना, पेश क्यों नहीं किए जाते? एक दूसरे को जब आप इतना गंदा कर रहे होते हैं, ये तो कह नहीं सकते कि आप लोग एक दूसरे का लिहाज कर रहे होते, फिर सबूत है, सबूत भी सामने लें। पीछे आप लोग कसर कौन सी छोड़ते हैं? तो फिर सबूत भी ले, इंतजार क्यों किया जाता है? वहाँ पे इतना नरम दिल कैसे, नरम हाथ कैसे? और मुझे लगता है जो हमारे रहबर है ना, ये बेसिकली एक दूसरे की जो कमज़ोरियाँ हैं ना, उनका फ़ायदा उठाना जानते हैं, लेकिन वक्त आने पर। असल में आवाम की किसी को परवाह नहीं है। आवाम की परवाह हो ना तो फिर वक्त ना देखा जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन जब वक्त का इंतज़ार किया जा रहा होता है तो फिर प्रॉपर प्लानिंग के साथ। अब आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एहतसाब के नाम पर इक़्तिदार हासिल किया और वज़ीर-ए-आज़म साहब के बकौल उन्होंने इंसाफ पर मबनी एहतसाब के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि जी वो जब बड़े बड़े ताकतवर माफिया के गिर्द हाथ डालते तो माफिया कहता कि उससे इंतकाम लिया जा रहा है, इंतकामी सियासत की जा रही है, उन्हें बिला वजह निशाना बनाया जा रहा है। कहने का मकसद ये कि हुकूमत के बकौल ऑपोजिशन एहतसाब को मशकूक बनाना चाहती है और अपने एहतसाब से राह फरार अपनाती नज़र आती है, क्योंकि उन्हें हिसाब देने की आदत ही नहीं है, कभी किसी ने पूछा ही नहीं। तो फिर आदत कैसे होगी? अब भी कोई कैसे पूछे? समझ रहे हैं आप? इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि वज़ीर-ए-आज़म शफाफ एहतसाब के लिए कोशां हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, बड़ी जिद्दोजहद की इन्होंने, और इस हवाले से अपनों को भी बख्शते हुए नज़र नहीं आते हैं। ये सही एहतसाब होता है ना, जहाँ पे अपना पराया सब बराबर, बस एहतसाब। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब से उन्होंने हिसाब लिया, ये जानते हुए भी कि उनका हुकूमत बनाने में एक अहम किरदार रहा है और वो चाहे तो इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन ने भी इमरान खान साहब की इस खूबी की तारीफ़ नहीं की। इस पर भी अलग अलग कहानियाँ, जो जिसका दिल चाहता था बोलता था, मतलब इस पर भी कीड़े तलाश करने शुरू कर दिए गए, ये इसलिए तो ये इसलिए तो ये इसलिए, और ये कहना शुरू कर दिया जी इमरान खान साहब तो अपनों का एहतसाब सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं। जी जो है ये दिखावा है, तारीफ़ नहीं करनी, बस उसको दिखावा कह दें, यानी खूबी में भी खामी निकाल लेना, खूबी में से भी कीड़े निकाल लेना। अब ये जो वक्त है ना, ये मनफी सियासत का है ही नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालकर मिल बैठे, ये है वक्त। लेकिन हो क्या रहा है? लग ऐसा रहा है कि जी अपोजिशन और हुकूमत सिर्फ एक दूसरे से उलझना ही चाहती है, कोई सुलझना नहीं चाहता, कोई सुलझाना नहीं चाहता। अब ये जो बरतानवी अदालत के शहबाज शरीफ साहब उनके बेटे सलमान शहबाज के हवाले से जो फैसला है, उसके बाद से हुकूमत और अपोजिशन में आप देख रहे होंगे कि बड़ी गर्मा गर्मी बढ़ चुकी है। शहबाज शरीफ साहब फैसले के बल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और हुकूमत ने नून लीग के खिलाफ सड़कों और मोटरवेज के मनसूबों में ये जो करप्शन के इल्ज़ाम हैं वो लगा दिए हैं। अब उसके बाद नून लीग क्या कहती है कि जी जब मनी लॉन्ड्रिंग से कुछ नहीं मिला तो अब हुकूमत सड़कें ले आई है। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने नून लीग की सड़कों और मोटरवेज के जाल को करप्शन का जाल करार दिया, जिसमें जो मुल्क है वो बुरी तरह फंस गया। अब ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का क्लिप होगा, ज़रा पलटिंग वो चलाइएगा, फिर बाकी बात करें। सुना आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को, नाज़रीन सड़कों और मोटरवेज का जिक्र हुआ तो मुझे यहाँ वो साबिक हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब की एक बात याद आई है। जब वो कहा करते थे कि जी नून लीग सड़कें बनाती रहेगी, आपको भी याद होगा क्या कहते थे, नून लीग सड़कें बनाती रहेगी और एहतजाज करने वाले एहतजाज करते रह जाएंगे। नून लीग सड़कें बनाती जाएगी और उस पर एहतजाज करने वाले सड़कें नापते रहेंगे। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म यहाँ सड़कें नहीं नाप रहे, बल्कि सड़कों और मोटरवेज के जो मनसूबे हैं ना, उनमें जो रज के करप्शन की गई है ना, उसको नाप रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ रहा है कि जी नून लीग ने सिर्फ सड़कें बनाने पर जोर दिया, जबकि जो मुल्क के असल मसाइल सड़कें तो नहीं थे ना, गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, ये मसले थे। मतलब नून लीग को जिन मनसूबों में अपना फ़ायदा दिखाई दिया और रज के फ़ायदा दिखाई दिया, वही मनसूबे बनाने पर रज के तवज्जो दी गई। समझ रहे हैं आप? अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब नून लीग के सड़कों और मोटरवेज के जो मंसूबे हैं उनमें उनको करप्शन नज़र आ रही है और वो फरमा रहे हैं कि आज उनके दौर में जो कम लागत में सड़कें तामीर हो रही हैं, इसका मतलब सीधा सीधा ये कि माजी में जो सड़कों की तामीर है उनमें करप्शन की गई है।
और ये भी बता रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के जी उन्होंने FIA से इस मामले की तहकीकात करने का भी कहा है। और ये कहते हैं जी 2013 के फ़र्क के बावजूद आज सड़कें सस्ती बन रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आज सड़कें सस्ती बन रही हैं। अब ज़रा सोचें, ये सोचने वाली बात है कि महंगाई 2013 में ज़्यादा थी, अभी ज़्यादा है, सड़कें अब सस्ती कैसे बन रही हैं। अब ज़रा सोचें पिछली हुकूमत ने किस तरह पैसा बनाया, यानी पहले सस्ती सड़कें बनाते तो फिर कितना पैसा बचता। इसलिए इन्होंने FIA से इस मामले की तहकीकात करने का कहा है। अच्छा, अब खबरें क्या घर में कि जी वज़ीर जो मवासलात हैं उन्होंने वफाकी काबीना की जो मीटिंग है ना उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ये सड़कें और जो मोटरवेज़ के मंसूबे हैं ना इनमें होने वाली जो करप्शन है उसके हवाले से डिटेल में आगाह किया है और बहुत से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने रखे हैं और वज़ीर आज़म साहब ने उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हुए इस मामले पर तहकीकात का हुक्म दिया है। और ज़राए का इस हवाले से ये भी कहना है कि ज़रा मैं आपके साथ ये भी ज़रा शेयर कर लूँ कि नवाज़ लीग दौर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे 210 अरब रुपए में बनाई जा रही थी। सुनिएगा ज़रा, 210 अरब रुपए में, जबकि PTI दौर में हैदराबाद सक्खर मोटरवे ठेके की लागत आपको पता है कितनी है, 192 अरब रुपए रखी गई है। अब नवाज़ लीग दौर में ये जो सड़कों के मोटरवेज़ के जो ठेके दिए गए थे उन पे 37 करोड़ फ़ी किलोमीटर खर्चा दिखाया गया। ठीक है, 37 करोड़ फ़ी किलोमीटर। अब जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में ये जो सड़कें और मोटरवेज़ के जो ठेके हैं NHA ने दिए हैं उनकी लागत है जी 17 करोड़ फ़ी किलोमीटर। अब मुझे बताएं कि 1 किलोमीटर जो सड़क ठेके में 20 करोड़ रुपए का फ़र्क है, कैसे, जबकि जो इन सालों में तामीराती लागत है उसमें कई गुना इजाफा हुआ है, आपको पता है। अब तहरीक इंसाफ इन फिगर्स की रोशनी में नून लीग पर सवाल उठा रही है कि इनके दौर में तो मतलब डॉलर भी सस्ता था, उस दौर में महंगाई भी कम थी। अच्छा, अब यहाँ से इनको पकड़ लेना ज़रा, ये महंगाई 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 का रोना रोते हैं दिन रात और आवाम का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत जब से आई है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब से आई है, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया, महंगाई 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 कंट्रोल नहीं हो रही। तो आपके ज़माने में तो महंगाई कंट्रोल थी, फिर सड़कें महंगी कैसे बनी? अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा है, अब तो मज़ीद महंगी बननी चाहिए थी लेकिन अब सस्ती बन रही हैं। आ रही समझ आपको नाज़रीन? यानी कंस्ट्रक्शन का सामान भी सस्ता था और जो मौजूदा हुकूमत है इसके दौर में डॉलर का जो रेट है वो तो आसमानों से बातें कर रहे हैं। हर रोज़ अपोजिशन वाले आके बताते हैं बातें कि जो डॉलर आसमान से बातें कर रहे हैं, महंगाई उरूज पर है। तो सड़कें और मोटरवेज बनाने वाला जो सामान है यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ के दौर में जब इतनी महंगाई है तो ये सामान भी शदीद महंगा होगा। तो वैसे में होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि तहरीक इंसाफ के दौर में सड़कें और मोटरवेज महंगी तरीन बनती, लेकिन यहाँ नून लीग के दौर की निस्बत इंतहाई, सिर्फ कम नहीं, इंतहाई कम लागत से ये जो सड़कें हैं और मोटरवेज इनका जाल बिछाया जा रहा है। अब इसका क्या मतलब है नाज़रीन? अब हुकूमत जगह जगह और कदम कदम पे सीधा सा मतलब यही निकलता है जो करप्शन है ना उसका सुराग लगा रही है और जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो जवाब नहीं दे रहे क्योंकि है ही नहीं। उल्टा जवाब देने के बजाय क्या कर रहे हैं? हुकूमत के एहतसाब पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। जी हमारा एहतसाब किया क्यों जा रहा है? क्यों हमसे कोई पूछ रहा है? आज तक हमसे किसी ने नहीं पूछा, अब किसी की जरूरत कैसे कि हमसे कोई पूछे? यही मतलब निकलता है ना। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अब देखिए ज़रा, एहसन इकबाल साहब वज़ीर आज़म पे बाकायदा बरस रहे हैं, इसी को कहते हैं बरसना। उन्हें नाअहल सिलेक्टेड कह रहे हैं और उन पर तनकीद करते हुए कह रहे हैं जी इमरान खान साहब को शर्म आनी चाहिए कि वो चीन जैसी दोस्त हुकूमत पर CPEC मंसूबों में करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं एहसन इकबाल साहब, क्या फरमा रहे हैं जी? अगर चीनी हुकूमत तवानाई के शोबे में हमारी मदद नहीं करती तो पाकिस्तान में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ जाता। और क्या कह रहे हैं जी कि जी चीन ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान में सरमायाकारी की जब पाकिस्तान में कोई भी सरमायाकारी करने को तैयार ही नहीं था। अच्छा, एहसन इकबाल साहब की अपनी राय है और अपनी राय का इजहार मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है, इन्हें पूरा हक हासिल है। लेकिन हुकूमत या अरकान इस हवाले से क्या कहते हैं ज़रा वो भी सुन लें। हुकूमत ये बात बहुत अच्छे से जानती है कि जी चीन की पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है, और चीन के बगैर जो CPEC है वो कभी भी तकमील को नहीं पहुंच सकता। और हुकूमत ये भी कहती है कि जी दासू हमले के जो मुजरिमान हैं उनको हुकूमत ने एक्सपोज किया, बेनकाब किया। चीनी कारकुनों पे होने वाला जो हमला है उसको हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर नाकाम बनाया। लिहाजा हुकूमत अच्छे से जानती है कि चीन के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, किस किस्म के ताल्लुकात हैं, कैसे ताल्लुकात हैं। इसीलिए ये जो नून लीग है ये मन घड़त बातों को हवा देकर चीन और पाकिस्तान की दोस्ती ख़राब करने में अपना किरदार अदा ना करे। अच्छा, अब एक तरफ नाजरीन हुकूमत अपोजिशन के ख़िलाफ़ कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगाती है तो अपोजिशन आगे से क्या करती है? सवालात खड़े कर देती है
अच्छा, परवेज़ रशीद साहब वो भी हुकूमत पे सवालिया निशान लगा रहे हैं और क्या कह रहे हैं जी कि महंगी सड़कें किसने बनाई। जिंदा मिसाल पेशावर इमरानी बस मंसूबा है। और परवेज़ रशीद साहब ने मज़ीद क्या कहा, एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। देखा आपने जी, एहसन इकबाल हों, परवेज़ रशीद हों या शहबाज शरीफ साहब खुद हों, हुकूमत पर बाकायदा तनकीद की आग बरसा रहे हैं, बाकायदा बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब को आपने सुना, शहबाज शरीफ साहब बरतानवी अदालत के फैसले के बल पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब के बकौल हुकूमत ने तहकीकात के लिए बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है ना, उसको दरख्वास्त दी। और अपोजिशन लीडर ने भी इंतकामी कार्रवाई को बुनियाद बनाते हुए कहा है जी हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। अच्छा, 9 दिसंबर 2019 को शहजाद सलीम NCA हुकाम से मिले, करप्शन, रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग का पस मंज़र बताया और ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं सदर मुस्लिम लीग नून कि इमरान खान का बस चले तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने से पहले उन्हें जेल भेज दें। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब कहते रहे कि जी मेरे ऑफशोर अकाउंट्स में पैसे जाते रहे, कहाँ जा रहा है पैसा, बेटा बरी हो गया, मैं बरी नहीं हुआ। इमरान खान के यहाँ मेरा जिक्र ना हो तो उनकी बात मुकम्मल नहीं होती है। मैं इमरान खान को दिन और रात में ख्वाब में नज़र आता हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये है कि जी हुकूमत को उनके बरतानवी अदालत से बरी होने की तकलीफ़ और हुकूमत को इस वजह से आग लगी हुई है, जबकि माहिर कानून एतजाज़ एहसन साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो क्या कहते हैं जी कि शहबाज शरीफ साहब की बिला वजह की जो खुशी है ना, उन्हें समझ में नहीं आती है। ज़रा क्लिप चलाइएगा एतजाज़ एहसन साहब का। अच्छा, सुना आपने एतजाज़ एहसन साहब को, माहिर कानून है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी खरी बात करते हैं, सही बात करते हैं जी। एतजाज़ एहसन साहब के ख्याल में शहबाज शरीफ साहब पर तो किसी किस्म का कोई मुकदमा था ही नहीं, ना ही शहबाज शरीफ साहब का इस केस में कोई फ़ायदा था। हाँ, सलमान शहबाज का इस केस में फ़ायदा है। और एतजाज़ साहब क्या कह रहे हैं कि बरतानवी अदालत का जो फैसला है ना, वो 10 सितंबर को आया और उन्होंने अब इस फैसले पर शोर मचाया, जबकि नून लीग ने इतने दिन सोचने में लगाए कि जिस फैसले का जवाब आखिर देना क्या है। और ये सब कुछ वो क्या कह रहे हैं, स्क्रिप्टेड है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत भी यही बात और जिस तरह एतजाज़ साहब जो बात कर रहे हैं इसी बात को सेकंड करती हुई नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब इस हवाले से कुछ फरमा रहे हैं, उनका ज़रा क्लिप चलाइएगा। थी जी, सुना आपने फवाद चौधरी साहब को, वो भी यही बात कह रहे हैं जो एतजाज़ एहसन साहब कह रहे थे। और वो ये क्या फरमा रहे हैं चौधरी साहब जी, नून लीग ने इस केस पर रज कर प्रोपेगेंडा किया, रज के झूठ बोला, जालसाजी की। अब नाज़रीन सूरत हाल, सिचुएशन क्या है कि हर तरफ तनकीद के तीर चल रहे हैं, सिर्फ इधर से तनकीद करता है, कोई उधर से जवाब देता है, एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुछाड़ की जा रही है और बस एक दूसरे की खामियां तलाश की जा रही हैं। एक दूसरे की खूबियां जो है ना, अगर हैं भी तो किसी को नज़र नहीं आ रही, खूबियां देख के भी सब अंधे हो जाते हैं, पहचान ही नहीं रहे हैं। लेकिन गैर तामीरी सियासत से अभी जो अवाम है ना, वो बड़े बेजार हो चुके हैं और अब आवाम सिर्फ यही कह रहे हैं कि बस कर दें, अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बैक नाजरीन, चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तौसी के मामले पर एक अहम पेशरफ सामने आई है। वो क्या है जी कि वजारत कानून ने मुजव्वज़ा जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसके ज़रिए चेयरमैन नैब को तौसी देने का जो मुसव्विदा है वो तैयार कर लिया, जिसका मतन प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बाद सदर ममलिकत को पेश किया जाएगा। अच्छा, ज़राए के मुताबिक ये मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस के तहत जावेद इकबाल साहब नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक काम करते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, PTI हुकूमत ने चेयरमैन नैब की तैनाती पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत ना करने का फैसला भी किया है। और फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि जी नैब ने शहबाज शरीफ साहब को मुल्जिम डिक्लेयर किया हुआ है, लिहाजा ये तय है कि नए चेयरमैन नैब के लिए शहबाज शरीफ से मुशावरत हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ से अगले चेयरमैन नैब के बारे में पूछने का मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि जी मुल्जिम से पूछें कि उसकी तफ्तीश आखिर कौन करेगा। अच्छा, नवाज लीग के शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है कि 76 साल का शख्स जो हुकूमती कब्जे में है उसकी मुद्दत मुलाजमत में तौसी करने की कोशिश की जा रही है। और वो मज़ीद कहते हैं कि जी कानून कहता है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी नहीं हो सकती है। अच्छा, इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल जरदारी का कहना है कि पीपल्स पार्टी नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में गैर कानूनी तौसी की सख्त मुखालफत करेगी। और बिलावल ये भी कहते हैं कि तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कोशिश मंजूर नहीं है। इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद कानून किसी तारीफ के मोहताज नहीं आरिफ चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। चौधरी साहब, एक तरफ अपोजिशन चेयरमैन नैब और नैब के जो तरीक़ाकार है उस पर तनकीद करती है और दूसरी तरफ वो नैब कवानीन के तरमीमी बिल पर हुकूमत से बात भी नहीं करती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हर दौरे हुकूमत में नैब और जो नैब का चेयरमैन है, आपको नहीं लगता कि ऐसे मुतनाज़े रहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे यहाँ तरीक़ेकार अब जो नज़र आ रहा है PTI का, वो ये है कि अपने सिवा वो किसी को
सही इंसान भी नहीं समझते और अपने आप को वो हर चीज से बाला तर समझते हैं। अब ये जो मंतक पहले दिन से इस्तेमाल की गई है कि एक तो लीडर ऑफ द हाउस जो है उसने लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ हाथ नहीं मिलाना, अपोजिशन के लोगों से बात नहीं करनी, और दूसरा ये कि आप इस मौके पे आके, जबकि कानून ये कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो है बाहमी मशवरे से, म्यूचुअल कंसल्टेशन से बनाएंगे चेयरमैन नैब को, और इस मामले में जो जजमेंट्स ऑलरेडी मौजूद हैं उसमें ये लिखा गया है कि ये कंसल्टेशन जो है ये मीनिंगफुल होनी चाहिए, और इसमें निसार अली खान साहब की पिटीशन थी, उसमें भी जजमेंट आई और भी कुछ है जजमेंट्स, जिसमें बड़ा क्लियर है कि ये ऐसा नहीं है कि आप एक दफ़ा पूछे और उसके बाद अगर यानी फिर अपने तौर पे फैसला कर ले। मीनिंगफुल का लफ्ज़ जो है वो पहले अल जिहाद ट्रस्ट में भी वाजे हो चुका है कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो है मीनिंगफुल होना चाहिए ये कंसल्टेशन, ये ऐसी बेमानी कंसल्टेशन नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब ये कानून का मंशा है तो आप अपने तौर पर ये फैसला कर लें कि चूंकि उनके खिलाफ केसेस हैं इसलिए उन्हें, इसका मतलब ये कि आप अगर उन्हें चाहें तो उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ना माने, और आपके रवैये की वजह से या उनके अपने केसेस की वजह से वो आपको लीडर ऑफ द हाउस नहीं मानते, वो कहते हैं आप सिलेक्टेड है। तो अगर इस तरह का इस्तदलाल चलता रहे तो उससे पाकिस्तान का जो अशर अब तक हुआ है इन सारे सालों में वो मजीद हमें खराबी की तरफ नजर आ रहा है। और ये तो अब इन्होंने यहाँ तक ये जो फैसला किया है इसके बारे में मैंने पहले भी अर्ज किया था एक प्रोग्राम में कि लग ये रहा था कि आखिर दम तक इंतजार किया जाए और आखिरी मरहले पर ये किया जाए कि जनाब कानून साजी भी ना की जाए, वरना कानून साजी का में ये बात आ सकती थी कि आप चेयरमैन नैब को अगर बनाना चाहते हैं और उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार ख़त्म करना चाहते हैं तो हाउस का इजलास बुलाए, उनके पास जाए, पार्लियामेंट से ये फैसला करवा ले कि वो इसको बदल दे। तो वो तरीके का उसके लिए सादा अक्सरियत चाहिए, उसके लिए आपको 2/3 अक्सरियत भी चाहिए, लेकिन आप कानून भी नहीं बनाना चाहते और आप अपनी मर्जी करना चाहते हैं। और फिर ये एक बात डॉक्टर साहब मैं और अर्ज करूँ इससे जो एक यानी चौधरी साहब आप इस बात से अग्री नहीं करते? तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब से पूछने का मकसद तो फिर यही है कि उनसे पूछा जा रहा है कि चूंकि वो मुल्जिम है कि जी आपकी तफ्तीश कौन करेगा, बताइए आपकी पसंद का बंदा कौन हो सकता है। आप इस बात से फिर अग्री नहीं करते हैं चौधरी साहब की? मैं समझता हूँ कि ये बात जो है बिल्कुल बेवजन है। उनका वजन अपना तो बहुत है, लेकिन ये बात उन्होंने बहुत बेवजन की है, इसलिए कि ये बात यानी कानून में जो दर्ज है वो मानना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। यानी अगर आपको जज पे इख्तलाफ हो कि जज को आप पसंद नहीं करते तो आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप कहें कि जी मैं आपको पसंद नहीं करता। उसके लिए भी कानून ने तरीक़ेकार रखा हुआ है कि आपने कहाँ जाके कोई बात करनी है। हर चीज़ के लिए कायदा, कुलिया और सलीका है, और जो तरीक़ेकार कानून ने दर्ज कर दिया है उसे आप बदल नहीं सकते। और दूसरी बात जो मैं अर्ज कर रहा था कि इससे जो तक़वियत मिली है इस शुबे को कि वो कह रहे थे कि जी नैब न्याजी गठजोड़, हम तो नहीं मानते थे, हम तो समझते थे कि चेयरमैन बड़े इंडिपेंडेंट पर्सन है, लेकिन जब आपने उन्हीं स्पेसिफिक ये यानी एक पर्सन स्पेसिफिक आप लाएंगे आर्डिनेंस और उन्हें ही चाहेंगे कि आप तौसीह दें और ऐसी नाकाबिल तौसीह पोस्ट जो है उसमें तौसीह देंगे, तो उससे तो फिर ये इन तमाम शुकूक व शुबहात को तक़वियत मिलेगी कि उन्होंने आपके केसेस जो है वो पुरसीद। अच्छा आरिफ चौधरी साहब, जैसा कि बिलावल कह रहे हैं कि ये तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन है जिनकी मुद्दत मुलाज़मत में तौसीह की कोशिश की जा रही जो कि हमें मंजूर नहीं है, यानी बिलावल कहते हैं पीपल्स पार्टी को बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो आप इस बात से एग्री करते हैं बिलावल की कि वाकई तारीख के मुतनाज़ तरीन चेयरमैन साहब की? नहीं मैडम, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर वो ये कहते हैं कि कानून के तरीक़ेकार से हट के तौसीह दी जा रही है और आप मुखालफत करेंगे गैर कानूनी अमल की, तो मैं बिल्कुल समझता कि ये उन्होंने दुरुस्त कहा है। मुतनाज़े तरीन मैं उन्हें बिल्कुल कहने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि उन्होंने जो केसेस चलाए हैं वो केसेस ऑलरेडी, उसमें मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है कि उन्होंने, हाँ ये ज़रूर हुआ है कि दोनों तरफ, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे या उसमें जरदारी साहब थे, उन्हें तकलीफ ज़रूर पहुंची है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी चेयरमैन को या मुतसिब जो भी मुकर्रर किया जाए उसको इस वजह से कि चूंकि जिन लोगों के केसेस उनके पास होते हैं
वो उन पे तनकीद करते हैं और इस वजह से उन्हें हम मुतनाज़ा समझना शुरू कर दें, ये उनकी के लिए भी मैं समझता हूँ उनके मनसब के भी मुताबिक बात नहीं है और ना ही इस तरह की बात हमें करनी चाहिए और ना ही चेयरमैन साहब को, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को ये बात जेब देती है। आप कानून की बात करें, आप ये कहें कि जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक, वरना तो जज जो आपके खिलाफ फैसला करते हैं किसी के भी खिलाफ, अब तो ये मिजाज बन गया है, वो जज आपको काबिल कबूल नहीं है ना, वो अदालत। इलेक्शन कमीशन अगर आप फैसला करता है तो किसी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के साथ सीधा यानी आप सामने आ जाते हैं। तो इस तरह इदारों को आप अपनी मर्जी और सवाबदीद के ताबे ना करें कि जी जो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, आपको तकलीफ उससे पहुंचती है, उसे आप कहें कि जनाब ये मुतनाज़े है। ऐसी बात नहीं है डॉक्टर साहब, मैं इसे उन्हें मुतनाज़ा नहीं इस लिहाज से समझता। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है आगे चलते हैं। अब ये जो नैब कवानीन में, क्या ये आपको लगता है कि सबसे बड़ा मसला ये है कि जी चेयरमैन साहब जो हैं वो लोगों की गिरफ्तारी में ये जो अपना सवाबदीदी इख्तियार है वो इस्तेमाल करते हैं कि भाई किस सियासतदान को इंक्वायरी के वक्त या फिर रेफरेंस बनने से पहले या बनने के बाद हिरासत में लिया जाए, कितनी मुद्दत के लिए हिरासत में लिया जाए, ये सब वही फैसला करते हैं। तो क्या ये जो सवाबदीदी इख्तियार है इसको तब्दील होना चाहिए? देखिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो तब्दील होनी चाहिए, उसमें ये सवाबदीदी इख्तियार भी तब्दील होना चाहिए और चेयरमैन की और बाकी जो चीज़ें सीधा जी चेयरमैन की तकर्री का तरीक़ेकार भी तब्दील होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास होना चाहिए कि एक शख्स जो जिसे आपने सबसे बालातर बना रहे हैं, क्योंकि वो मुतसिब बन रहा है पूरे मुल्क का, जिसमें वो उसकी किए हुए फैसलों की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर हट सकते हैं। तो ऐसे शख्स की तकर्री के लिए आपको एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके मुताबिक पार्लियामेंट की बालादस्ती हो और पार्लियामेंट ऐसे चेयरमैन को बनाए। और दूसरा ये है कि आप ये जो काम रखा हुआ है ना कि तौसी यानी रिटायर होने के बाद फिर उन लोगों को आप लगा देते हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट है, 2015 की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो लोग एज ऑफ सुपरएनुएशन को पहुंच जाते हैं उन्हें घर जाने दें, उनको दोबारा ना लगाएं। अब आपको उनके अलावा कोई मिलता ही नहीं है, किसी ऐसे ईमानदार शख्स को लाए, इंडिपेंडेंट हो, इंटेग्रिटी वाला हो और ताकत वाला हो, जो यानी फैसले करने में उसे कोई कमजोरी नजर ना उसमें, उसके किरदार को खास तौर पे देखना जरूरी है, क्योंकि जो किरदार है वो बड़ा मैटर करता है। चेयरमैन साहब के ऊपर बड़े क्लाउड्स आए जब उनकी वीडियो आई और उससे बहुत ज्यादा हम सबको तकलीफ भी पहुंची, जो इस तरह के ऑफिस से ये तवक्को नहीं करते थे। तो आप इन इंटेग्रिटी को नंबर 1 रखें और उसके बाद ये जो है वो रिटायरमेंट के बाद ना रखें, बल्कि लोग जो काम करने के काबिल हैं उन्हें रखें। तो कानून में तो बहुत सारी तरमीम करने की जरूरत है, जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो भी है। आज़ादी किसी शख्स की बगैर कानून के आप सर्व नहीं कर सकते और लोगों को बड़ी बड़ी देर तक जेलों में रखना और फैसला कोई ना करना, ये सिर्फ नैब ही में नहीं, आपको पाकिस्तान के अंदर कानून की तब्दीली सब लोगों के लिए भी करनी होगी। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक का काफ़ी देर से मैं इंतज़ार की थी, आपकी बात मुकम्मल हो। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे शब्बर जैदी साहब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं और मईशत के हवाले से उनसे बात करूँगी। वेलकम बैक नाजरीन। 1 अक्टूबर से मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर से महंगी होने का इम्कान है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो समरी है वो भेज दी है। ज़राए का ये कहना है कि जी पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 25 पैसे फ़ी लीटर तक बढ़ सकती है और डीजल की कीमत में 3.5 रुपये फ़ी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। अच्छा, ख्याल रहे कि 15 सितंबर को ही हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं इनमें ऑलरेडी इजाफा किया था और इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये, डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसा, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 5 रुपये 92 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 42 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया था। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त पेट्रोल पर जो पेट्रोलियम लेवी है वो 5 रुपये 62 पैसे फ़ी लीटर है। डीजल पर फ़ी लीटर 5 रुपये 14 पैसे जो है वो पेट्रोलियम लेवी आयद है। अच्छा, पिछली दफ़ा पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो बढ़ने पर वफाकी वज़ीर असद उमर साहब ने अपनी एक ट्वीट में पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब को जवाब देते हुए बताया था कि जी पेट्रोलियम लेवी जो है वो 5.62 रुपये और जो सेल टैक्स है वो 11.76 रुपये है। इस तरह हुकूमत 16.4% टैक्स ले रही है, जबकि नवाज लीग हुकूमत का जो टैक्स रेशो है वो 52% था। अच्छा, पेट्रोल और डॉलर की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं
पाकिस्तानी मईशत पर कितना असर डालने वाली हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। साबिक चेयर माहिर माशियात, किसी तारुफ के मोहताज शब्बर ज़ैदी साहब, बहुत शुक्रिया शब्बर साहब वक्त देने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। शब्बर साहब, पेट्रोल की जो कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है, इसकी वजूहात क्या डॉलर की जो कदर है उसमें इजाफा होना है, या फिर हुकूमत की ख़जाना भरने की पॉलिसी कह लें, जबकि हुकूमत वज़रा तो ये कहते हैं जी पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत दूसरे तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं उनमें से बहुत कम है। क्या कहेंगे आप? देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। देखिए, बात ये है कि तीनों जो वजूहात आपने दी हैं वो तीनों वजह है। पहली बात तो ये है कि जो हमारा पेट्रोल है ये हम इंपोर्ट करते हैं, और जब हमारा रुपी गिर गया है अगेंस्ट डॉलर तो हमारी परचेज प्राइस वैसे ही बढ़ गई है, ठीक है ना। आप अगर पहले $1 1.60 का था तो $1.70 का हो गया, तो अगर इंटरनेशनल प्राइस सेम रहती है तो भी प्राइस हमें रुपी में देनी पड़ती है। तो अब रुपी अकाउंट में तो हमें वैसे भी एक लॉस हो रहा है क्योंकि पेट्रोल हमारी इंपोर्टेड प्राइस में शामिल होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि ये बात असद उमर साहब की ठीक है कि जो परसेंटेज ऑफ लेवी है पेट्रोलियम का वो पिछली गवर्नमेंट पिछली हुकूमतों से कम है, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मगर आम आदमी इससे कंसर्न नहीं है, वो इससे कंसर्न है कि पेट्रोल की प्राइस क्या है, और वो प्राइस अगर बढ़ेगी तो पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन का फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका जो आमद और खर्च है वो हर चीज़ में शामिल होता है। जो इम्पोर्टेंट बात है डॉक्टर साहिबा वो ये है कि क्या हम ये प्राइसेस बढ़ा रहे हैं अपनी इंटरनेशनल IMF और उसकी कंडीशनलिटी को फुलफिल करने के लिए, या ये हमारी अपनी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स हैं। ये बात मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है कि क्या हम ये कमिटमेंट जो हमारी है कि हम पेट्रोल की प्राइसेस पे सब्सिडाइज नहीं करेंगे, उसके लिए हम ये करने जा रहे हैं, या हमारी ये अपनी पॉलिसीज है कि हमें एक सर्टेन अमाउंट पे प्राइस को रखना है। मेरा ज़ाती व्यू है कि हमें इस वक्त ये बात करनी पड़ेगी IMF के साथ और इंटरनेशनल बॉडीज के साथ कि हम अगर ये उनकी तरफ से आ रहा है कि हम ये बर्डन लोगों पे नहीं डाल सकते, और ये हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। जो तीसरी बात इसके अंदर वो ये है कि हमारा जो पेट्रोलियम और जो सेक्टर है, ये जो एनर्जी और पेट्रोलियम, ये सारा एक कंपोजिट सेक्टर है, और इस सेक्टर में हमें ये मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई हम बहुत ज़्यादा कोई प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं ला सके हैं, और हमारी जो बिजली पे जो सब्सिडी है या हमारा जो सर्कुलर डेट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो हमें इस चीज़ को बैठ के सेटल करना पड़ेगा कि हम किस तरीके से पेट्रोल की बरामदात को लेकर आए। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान में कोई आदमी नहीं देखता, वो ये है कि हम पेट्रोल की जो दरामद है पाकिस्तान की, हम में से कभी किसी ने ये कोशिश नहीं की कि हमारी पेट्रोल की दरामद की क्वांटिटी कम हो, हम लाइट का यूज़ करें, हम ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाएं। वो हमारी प्रायोरिटी में नहीं है, और हम ये समझते हैं कि जितनी कंजम्पशन बढ़ती जा रही है ये अच्छी बात है। हमें चाहिए कि हम पेट्रोल की कंजम्पशन में कंजर्वेशन लगाएं। फॉर एग्जांपल, हम ये पाबंदी लगाएं कि कोई आदमी अगर ट्रेवल में आ रहा है तो अकेले गाड़ी में सफर नहीं करेगा। ऐसी चीजें दुनिया में की जाती हैं। तो पेट्रोलियम का जो सिलसिला है ये कोई वेल मैनेज नहीं है। जी अभी चल जी फरमाइए। ठीक है, और सवाल क्या? शब्बर साहब आगे चलते हैं। अच्छा, आलमी बैंक ने पाकिस्तान को 39 करोड़ 70 लाख डॉलर्स का कर्ज जारी कर दिया था, और ये जो वफाकी वजीर इक़्तिसादी अमूर हैं उमर अयूब साहब, वो क्या कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने आलमी बैंक की 6 शराइत पर अमल कर ली है। क्या आलमी बैंक के कर्जे और इनकी जो शराइत है इसके मानने के बाद महंगाई बढ़ेगी, रुपए की कदर और कम होगी? देखिए, बात ये है कि जो आलमी बैंक की शराइत हैं उनमें हमारा जो सबसे बड़ा मसला आएगा वो, फिर मैंने दोबारा कहा, वो हम हर चीज़ पे एग्री हो जाएगा। हमारा वो जाके जो यहाँ पे बात रुकेगी वो है एनर्जी में जो उनका जो कहना है वो ये है कि आप एनर्जी के सिस्टम में से सब्सिडी खत्म करें, जिसमें सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम भी डायरेक्टली है और सब्सिडी ऑन द इलेक्ट्रिसिटी भी है। मेरा हमेशा से ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में जो आपने बिजली का मैकेनिज्म बनाया हुआ है और जिस तरह आप बिजली और एनर्जी के प्राइसेस को सेटल करते हैं,
आप पाकिस्तान में आज नहीं बल्कि अगले कम से कम 10 साल में कभी सब्सिडी बिजली के अंदर से खत्म नहीं कर सकते। तो हमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में IMF को कहनी पड़ेगी कि हम अपने एनर्जी सिस्टम में से सब्सिडी खत्म नहीं करने वाले। तो आप चाहे इसको किसी तरीके से भी देखें, हमें एनर्जी सब्सिडी देनी है और ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा है। देखिए हमने एक बड़ी अजीब सी बात कहनी शुरू कर दी है कि सब्सिडी देना बुरी बात है। दुनिया में हर डेवलपिंग कंट्री अपने सेक्टर्स को सेक्टोरियल सब्सिडी देता है और अगर सेक्टोरियल सब्सिडी मिल रही है तो वो देनी चाहिए। तो अगर IMF ये कहता है कि आप मार्केट बेस के ऊपर लेके जाएं तो हमें इस पॉइंट, मैं आपको शायद प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अगर हमारा कभी IMF से डेडलॉक हुआ तो वो इस बात पर होगा, एनर्जी पर होगा, क्योंकि वो एनर्जी में हमें ये कह रहे हैं कि आप एनर्जी के सिस्टम में सब्सिडी निकालें और हम किसी हाल में भी इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि हमें सिस्टम में सब्सिडी निकाल दें। ठीक है। अच्छा शब्बर साहब, टैक्स ऑर्डिनेंस के खिलाफ आपको पता है ताजिर एहतजाज कर रहे हैं, वफाकी दारुल हुकूमत में उनका एहतजाज जारी है और कुछ ताजिर रहनुमाओं को FBR ने सेटिस्फाई भी कर लिया, मुतमईन भी कर लिया, आपको पता होगा। तो आपको क्या लगता है कि ताजिर बिरादरी क्या हमेशा से टैक्स के मामले में बाकायदा ब्लैकमेल करती है या फिर जो ताजिर हैं इनके जो मुतालबात हैं आपको किस हद तक जायज़ दिखाई देते हैं? देखिए बात यह है कि ये जो ताजिरों की अंजुमनें हैं इनके साथ मैंने बड़ी डिटेल में इनके साथ डायलॉग की है और इनके साथ मैंने बड़ा इनफॉर्मल डायलॉग की है। मैं ये समझता हूँ, मैं ये कहने जा रही थी कि आपसे बेहतर कौन समझा सकेगा ताजिरों की जो नफ्सियात है, साइकी, आप बड़े अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लीडरान हैं इनके, जो मैं आपको नाम बता देता हूँ, 3 बड़े लीडर हैं। नईम मीर साहब हैं, एक काशिफ साहब हैं और एक अजमल बलोच हैं। ये 3 शायद आपने देखा हो कल काशिफ चौधरी साहब जी कल मेरे साथ प्रोग्राम में थे। जी काशिफ साहब मेरे साथ प्रोग्राम में थे। जी काशिफ चौधरी हैं, नईम मीर साहब है, अजमल बलोच हैं। ये तीनों आदमियों से मेरी बड़ी डिटेल मुलाकात रही है और मैं समझता हूँ वो तीनों बड़े रीजनेबल लोग हैं। प्रॉब्लम इनकी जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं दुकानदार, वो किसी भी सिस्टम में आने को तैयार नहीं है। अब ये मजबूर है कि अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को जवाबदेह हों। तो मगर अब जो पोजीशन आ गई है, आने वाली है, अब गवर्नमेंट मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि वो चीज करती जाए जो ये कहते जाएं। तो अब इन तीनों लीडरान को अपनी पोजीशन को चेंज करना पड़ेगा और इन्होंने मेरे साथ ये एग्री किया था कि वो ओवर द टाइम अपने लोगों को साथ लाएंगे और वो मगर ये मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2019 की, और जब से मैं छोड़ के आया हूँ लोगों को कभी किसी ने नहीं टेक ऑन किया। अब ये आपने टेक ऑन किया है नए ऑर्डिनेंस के तहत, तो ये तो रेजिस्ट करेंगे। मगर अगर आपने इनकी रेजिस्टेंस को देखिए, मैं नहीं कहता कि उनकी सारी बातें गलत हैं, मगर उनको भी ये जानना चाहिए कि पाकिस्तान में बेशुमार कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन है। जो आदमी किसी रिटर्न में शामिल नहीं है, दुकानदार रिटर्न फाइल नहीं करते, उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो अगर ये लीडर हजरात ये समझते हैं कि ये इसको गवर्नमेंट को इस तरीके से फोर्स कर लेंगे तो ये ठीक नहीं है। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा वो ये है कि ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान स्टेक होल्डर हैं, हम टैक्स के स्टेक होल्डर हैं। मेरा ये कहना है हमेशा से ये स्टेक होल्डर नहीं है, ये तो एक पार्टी है मुज़ाकरात, ये तो एक पार्टी है, एक पार्टी FBR है, एक पार्टी ये ताजरान है। स्टेक होल्डर तो पाकिस्तान की आवाम है जो डिसाइड करेगी कि आप हैं वो आप अपनी छोटी सी आमदनी पे टैक्स दे रही हैं, मगर जो दुकानदार है और ये जो आरती हैं और ये टैक्स नहीं दे रहे। तो क्या ये इनको हम जो छुट्टी हमने दी हुई है, क्या ये इनका सिर्फ एक अगर आप इनके साथ बात करें ना, इनका सिर्फ एक पॉइंट होता है कि जी हम देना चाहते हैं, आपके अफसरान करप्ट हैं। इनका सिर्फ एक, जब मैंने इनके साथ बेशुमार मुलाकात की है तो ये कहते हैं कि ठीक है हम आएंगे आपके पास आके कहेंगे जी हम देना चाहते हैं, हम देते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। ये मगर ये सारी बातें गलत हैं। ये टैक्स नहीं देते, इनकी ये सिर्फ तो यहाँ तक कह रहे थे बलोच साहब जो थे कल प्रोग्राम में, वो तो कह रहे थे जी हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, हमें ऑर्डिनेंस समझ नहीं आ रहा है, हम तालीम याफ्ता नहीं है, हमारे ये मसला समझना चाहिए।
कल तो इस तरह का कोई जवाब पेश करते हुए दिखाई दे रहा है। डॉक्टर साहब, मैं लाइटर नोट पे ही कहना चाहता हूँ कि मैंने अजमल बलोच, नईम मीर और कासिम चौधरी के साथ पर्सनली बहुत डीलिंग की है, और मैं उनको क्रेडिट देता हूँ कि जितना पढ़ा लिखा टैक्स मैटर पे मैंने नईम मीर को और कासिम चौधरी को पाया, इतना शायद मैं भी नहीं पढ़ा हुआ। मैं आपको आज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, जितना मैंने टैक्स लॉ को जानने वाला नईम मीर को और काशिफ चौधरी को और बलोच को जाना है, इतना तो मैं टैक्स पाकिस्तान में बड़े बड़े चार्टरों को नहीं जानता। ये बड़े काबिल लोग हैं, बड़े समझदार लोग हैं, इनको सब बात पता है। ये बात मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये वो बात नहीं कह रहे जो इनके दिल में है। इनके दिल में ये है कि इन्होंने नहीं करना, ये बहाने हैं इनके। अजमल चौधरी साहब को जानता हूँ, ये बड़े रीजनेबल आदमी हैं, मगर उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनको मजबूर कर रही है कि वो आगे आके रजिस्ट करें। ठीक है जी, शब्बर जैदी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में? जी प्लीज, आपका लास्ट कमेंट है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना। जी कहना चाहता हूँ कि इनको आके एक आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और ये वो रियलाइज कर लें कि अब शायद गवर्नमेंट के लिए ये गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट के लिए शायद अब पॉसिबल नहीं हो कि वो लॉन्ग टर्म ये सारी चीजें बर्दाश्त करे, क्योंकि अब डेटा सारा हमारे पास अवेलेबल है। हमें पता है किसकी दुकान है, हमें पता है कितनी बिजली है, हमें पता है इलेक्ट्रिसिटी कितनी है। अब इसको छुपाया जाना पॉसिबल नहीं है, तो अब इनको चाहिए वॉलंटरी आगे आ जाए, अदरवाइज एक डेडलॉक मुल्क के लिए अच्छा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बर जैदी साहब आपके वक्त के लिए। इसी के साथ अकबर खान को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।